हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में मुख्य सेविका का पेपर होने वाला है, तो उसकी टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट होगी। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस टेस्ट में ये फुल लेंथ टेस्ट होगी। इसमें टोटल जो 100 क्वेश्चन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप उस हिसाब से अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब पहले दीजिए और फिर उसका सही उत्तर देखिए कि उसका सही उत्तर क्या है, कि आप सही उसका जवाब दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। और फिर लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर लिखिए कि आपके आउट ऑफ 100 में कितने आपके सही हुए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है अपना। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। तो जो सामाजिक नियंत्रण है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है। तो कहे तो इसमें हम आपको सिर्फ एग्जैक्ट आंसर बताएंगे, बाकी आंसर का एक्सप्लेनेशन होगा, बाकी सारे ऑप्शन नहीं बताएंगे, क्योंकि जो सही होगा वही बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी जो उपयुक्त तीनों जो सामाजिक नियंत्रण में जो होता है, कानून के द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता है, समाज के द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता है और धर्म के द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। तो ये तीनों जो है फैक्टर, ये जो है सामाजिक नियंत्रण में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो जो है, किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया था। तो ये किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। वी पारेटो जो हैं, इन्होंने इसका सिद्धांत दिया है। इनका जो फुल फॉर्म, जो वी पारेट का जो फुल फॉर्म है, इनको जो कहा जाता है विल्फ्रेडो परेटो इनको कहा जाता है। ये एक राजनीतिक कुलीनों का अध्ययन किया था इन्होंने, और उसके आधार पर इन्होंने कुलीनों के चक्रीय क्रम में बदलने के बारे में अपना विचार दिया था। और इसके लिए उन्होंने लोमड़ी और शेर नाम के दो श्रेणियों में राजनीतिकों का विभाजन किया था। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है, जो वी परेटो थे, इन्होंने जो समाज को किसमें जो कुलीन लोग थे, जो समाज के मतलब उच्च कुल के लोग थे, इनको किस में डिवाइड किया था। तो इन्होंने लोमड़ी और शेर नाम के दो श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन सा नहीं है। तो इसमें ये आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें पूछा है कि कौन सा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से नहीं है। तो जो नहीं है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो वर्ग समन्वय का सिद्धांत है, ये जो है सामाजिक परिवर्तन में नहीं आता। बाकी यहाँ पे जो विकासात्मक सिद्धांत, चक्रात्मक सिद्धांत और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत जो है, ये सारे जो इसमें है सामाजिक परिवर्तन में आते हैं। तो यहाँ पूछा गया है नहीं, तो नहीं जो है इसका तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, घरेलू हिंसा का आशय है। तो घरेलू हिंसा से क्या आशय है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा का आशय होता है महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना। ये जो होता है आर्थिक क्षति कारित करना, ये जो होता है घरेलू हिंसा में आता है। घरेलू हिंसा के अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे जिसकी आयु 18 वर्ष से कम या उससे अधिक हो, बालक एवं बालिका के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो, जिसके द्वारा महिला व बच्चे में दुख व अपमान का सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो जाति से संबंधित कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ये खान पान पर प्रतिबंध, ये भी जाति से संबंधित होती है। और समानता, ये जो दोनों हैं ये जाति से संबंधित होती है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो जाति से संबंध में जो है खान पान पर प्रतिबंध एवं उसके समानता और ये सभी जो है जाति वर्ग की विशेषताएँ होती हैं। जैसे कि जो उच्च लोग होते हैं, ऊंची जाति के लोग होते हैं, नीची जाति के खाना नहीं खाते हैं या उनको छूने से कतराते हैं, ये सब जो है ये जाति से संबंधित में आता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं गाँव में देखने को मिलता है। तो इसका जो 5th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है। तो जो गरीबी को जो मेजर किया जाता है, कितने डायमेंशन में गरीबी को मेजर किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके 2 प्रतिमान होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं जिनके द्वारा जो गरीबी को मेजर किया जाता है। इसको जो कहा जाता है रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर जो है, ये 2 जो पैमाने होते हैं, इनके आधार पर जो गरीबी को मेजर किया जाता है। ये जो फिर से एक बार बता देते हैं, इनको हिंदी में जो कहते हैं सापेक्षित प्रतिमान और निरपेक्षित प्रतिमान, और इंग्लिश में जो कहा जाता है सापेक्षित को रिलेटिव मेजर कहा जाता है और निरपेक्ष को कहा जाता है एब्सोल्यूट मेजर। तो ये 2 प्रतिमान होते हैं जिनके आधार पर जो गरीबी की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है फरवरी 2003 में की गई थी। और जो इसकी घोषणा, जो ये जो जनसंख्या स्थिरता जो कोष था, इसकी जो घोषणा की गई थी वो सन 2000 में की गई थी। लेकिन जो इसको लागू कर दिया गया, जो मतलब इफेक्ट में ला दिया गया था, तब जो लाया गया तो वो सन था 2003 था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फरवरी 2003। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। इसको जो है फरवरी 2000 में घोषित की गई नई जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई थी। और प्रधानमंत्री जो हैं, इसके जो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 जो है, वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो वर्तमान में जो भारत की दशकीय वृद्धि दर जो है, ये जो देखी गई थी, यहाँ पे जो आंकड़े पूछे गए हैं सन 2001 से 2011 के बीच के आंकड़े पूछे गए। तो जो 10 की वृद्धि दर देखी गई, तो ये देखी गई, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो देखी गई 17.7% जो है वृद्धि देखी गई। और जो जनसंख्या जो जनगणना जो की जाती है, जनगणना हर 10 साल पे की जाती है। तो अभी जो होने वाली जनगणना थी वो 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण उसका जो डाटा है उसको अभी मतलब पोस्टपोन कर दिया गया। तो उसकी डाटा अभी आगे चल के आएंगे। लेकिन अभी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो वो हमेशा 2011 की जनगणना के आधार पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका जो 10 की वृद्धि दर देखी गई 2001 से 2011 के बीच में, ये देखी गई 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहा जाता है? तो पति द्वारा जब तलाकशुदा पत्नी को कुछ भत्ता दिया जाता है, अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है निर्वाहिका इसको कहा जाता है। इसको निर्वाहिका कहा जाता है। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को निर्वाहिका कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लेवरेज विवाह क्या होता है? तो लेवरेज विवाह क्या होता है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिव्यांगत पति के भाई के साथ विवाह जो होता है, दिव्यांगत पति के भाई के साथ जो विवाह होता है, इसको जो कहा जाता है लेवरेज विवाह कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। लेवरेज विवाह के अंतर्गत मृत व्यक्ति या अविवाहित भाई अपनी भाभी से विवाह करने के लिए बाध्य होता है। यह कबीलाई संरचना वाले समाजों में पाया जाता है, जहां अविवाहित सामान्य निषिद्ध होता है। तो इस प्रकार की जो प्रथा चलती है, जो कबीले में लोग रहते हैं, उनमें ये प्रथा जो देखी जाती है। जो लेवरेज विवाह वाली जो प्रथा है, ये जो कबीलों में रहते हैं उनमें ये देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो मुस्लिम विवाह का जो स्वरूप नहीं है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो जीहर है, ये जो है मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है। बाकी जो यहाँ पे जो दिया हुआ है मुताह, फसीद और बालित, ये जो सब ये सारे जो हैं मुस्लिम विवाह के स्वरूप हैं। बाकी जो यहाँ पे जो मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है, जो जीहर है, ये मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है। बाकी जो मुस्लिमों में जो विवाह जो शादी होती है उसको निकाह कहा जाता है। निकाह को सही में विवाह कहते हैं मुस्लिमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है? तो बहिर्विवाह का जो सर्वाधिक सामान्य नियम जो होता है, इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है अगम्यानात्मक वर्जन जो होता है, ये बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य लक्षण होता है। तो देखते हैं ये बहिर्विवाह क्या होता है। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है। हिंदू विवाह में सगोत्र और संपिंड विवाह जो है, ये बहिर्विवाह होते हैं। तो इसका जो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। तो जो क्रय के द्वारा जो मतलब खरीद के जो विवाह जो हिंदुओं में किया जाता है, हिंदुओं में जो खरीद के विवाह जो किया जाता है, उसको जो कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है असुर विवाह इसको कहा जाता है। जो क्रय के द्वारा जो विवाह किया जाता है, इस विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। देखते हैं असुर विवाह के बारे में देखते हैं। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह असुर विवाह कहलाता है। इसमें वर कन्या पक्ष को कुछ वधु मूल्य देकर वधु प्राप्त करता है, और ऐसे विवाह का प्रचलन संपूर्ण जनजाति भारत में है। नागा जनजाति और वधु मूल्य का प्रचलन यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो यौन साम्यवाद को जो परिवार की उत्पत्ति का जो कारण मानता है, ये जो मानते हैं मॉर्गन जो साइंटिस्ट, ये जो थे साइंटिस्ट, ये जो हैं यौन साम्यवाद को जो परिवार की उत्पत्ति का जो कारण मानते हैं मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्य नहीं है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्य नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं तो जो महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना जो है महिला आयोग का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी और ये महिला आयोग की स्थापना हुई थी। और ये जो आंकड़े रखता है ये जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके आंकड़े रखता है। बाकी और जो मामले के जो आंकड़े हैं ये नहीं रखता। वो आंकड़े जो रखता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है वो ये आंकड़े रखता है। तो इसका जो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये जो महिलाओं की जो खरीद फरोख्त होती है इसके लिए जो अधिनियम बनाया गया, इसके खिलाफ अधिनियम जो बनाया गया इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो बनाया गया 1956 में इसका ये बनाया गया था। ये जो है अधिनियम जो बनाया गया था वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। और इसमें जो है विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और भौड़े जो प्रदर्शनों में पे रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तथा जो अश्लील फोटो या वीडियो जो होती हैं उनके लिए भी अधिनियम बनाया गया था। वो जो अधिनियम था वो अधिनियम 1986 का अधिनियम जो था वो अधिनियम जो है 1986 का अधिनियम था, जिसके तहत जो है 2 साल की सज़ा या 2000 रुपये का जुर्माना था। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको 2 साल की सज़ा या 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। ये जो लगाया जाता था ये 1986 के अधिनियम के तहत लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया। तो ये जो परिवार नियोजन के लिए जो कार्यक्रम अपनाया गया ये जो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो अपनाया गया 1952 में इसको अपनाया गया। और इस कार्यक्रम को अपनाने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश था जिसने जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्यक्रम जो है 1952 में लागू किया। ये ऐसा करने वाला भारत एकमात्र पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है। तो ये जो लिंगानुपात जो मतलब जो जेंडर बायसनेस होती है, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता होती है, जिसके द्वारा ये डिसाइड कर दिया जाता है कि ये कार्य पुरुषों का करना है और ये काम महिलाओं को करना है। तो इसके बारे में पूछा गया कि इसमें से कौन सा जिसका संबंध जो है महिलाओं के जेंडर बायसनेस से संबंधित नहीं है। तो जो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो अध्यापन है, अध्यापन जो है ये जेंडर बायसनेस से निर्धारित जो लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका को ये नहीं दिखाता है, क्योंकि अध्यापन जो कार्य है ये महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। तो ये जो है जेंडर बायसनेस को नहीं दिखाता है। बाकी जो भोजन पकाना, स्वेटर बुनाई और घर की सफाई ये जो है ये जेंडर बायसनेस को दिखाते हैं, क्योंकि ये सारे काम महिलाएं करती हैं। लेकिन अध्यापन का कार्य आज की डेट में महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया। तो भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ये जो प्रारंभ किया गया 1952 से इसको प्रारंभ किया गया। और ऐसा करने वाला 1952 के टाइम पे ऐसा करने वाला भारत एकमात्र पहला देश था जिसने ये इस कार्यक्रम को सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया था। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका गठन जो हुआ था 1992 में इसका गठन किया गया था। और इसका जो गठन किया गया था इसके लिए जो अधिनियम बना था, इसका जो अधिनियम आया था वो 1990 में इसका अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो इसका जो अधिनियम पूछा जाए वो 1990 में पारित हुआ था, लेकिन जो इसका जो गठन किया गया ये 1992 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। यह विचार किसका था। तो यह जो विचार था तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो ऑप्शन था इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो विचार था समाजवादी नारीवाद का था। ये उनका विचार था जो समाजवादी नारीवाद का उनका विचार था। तो ये विचार जो उनका था, जो समाजवादी नारीवादी जो विचारधारा के लोग थे उनका ये विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है। तो भ्रष्टाचार का जो प्रमुख कारण है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण जो होता है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडल्ज हो जाती है, जहाँ पे आर्थिक स्वार्थ इंडल्ज हो जाता है, वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार का जो मुख्य कारण है वो आर्थिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है। तो लैंगिक असमानता का जो प्रकार है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सभी जो हैं, ये सभी जो हैं, जैसे जो है मर्त्यता समानता, स्वामित्व असमानता, प्रसूति का असमानता, ये जो सारे हैं ये लैंगिक असमानता के प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि दर के लिए जो कारण है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो सभी कारण, जैसे बाल विवाह, ये भी जो जनसंख्या वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विवाह की अनिवार्यता, ये भी जनसंख्या वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पुत्र प्राप्ति के लिए अधिक महत्व देना, ये भी जो है, ये सारे जो फैक्टर हैं ये जनसंख्या वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। तो बाल दुर्व्यवहार की जो सामाजिक नियंत्रण व्याख्या जो दी है, इसका ऑप्शन डी कर जाए। ये जो व्याख्या दी है, ये गेल्स ने जो ऐसी व्याख्या दी है, बाल दुर्व्यवहार की जो सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या गेल्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो 26 जो क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। तो सामाजिक नियंत्रण का जो प्रयोग किया होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो प्रयोग होता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों पर ये कानूनों द्वारा जो होता है सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार जो है वो उद्विकास है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो उद्विकास है ये सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो था M.N. श्रीनिवास का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया था। तो उद्विकास के स्थान पर जो है स्टेजेस ऑफ कल्चर का जो प्रयोग किया था, ये जो किया था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो था ई बी टायलर जो थे, उन्होंने जो उद्विकास के स्थान पर स्टेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। जो डिप्थीरिया के क्या परिणाम होते हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये जो डिप्थीरिया के जो परिणाम होते हैं, बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है। बेसिली ये डिप्थीरिया के कारण हृदय एवं गुर्दे को प्रभावित करता है डिप्थीरिया। और जो होता है टॉक्सिनी द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालने से लकवा होता है। तो ये जो सारे लक्षण जो देखे जाते हैं, ये डिप्थीरिया के ही परिणाम है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया जो है यह बच्चों में फैलने वाला संक्रमण रोग होता है। डिप्थीरिया उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको जो कहा जाता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई इनको कहा जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है, इसको जो कहा जाता है कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसको कहा जाता है। और यह रोग जो धीरे धीरे बढ़ता है। डिप्थीरिया के परिणाम स्वरूप गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय एवं गुर्दे प्रभावित होते हैं, और जो टॉक्सिनी द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव इसके द्वारा पड़ता है, और जिससे लकवा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन की होती है और वह इस कारण से होती है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है बॉर्डेला पर्ट्यूसिस जो है, इसके कारण जो होता है, ये जो होता है जिसको कहा जाता है खाए खांसी। और यहाँ पे जो खाए खांसी, इसको जो कहा जाता है, इसको जो है कुकुर खांसी या इसको काली खांसी भी कहा जाता है। तो काली खांसी की जो उद्भावना अवधि होती है 10 दिन होती है, और या जो होती है बॉर्डेला पर्ट्यूसिस के कारण होती है। यहाँ पे शुद्ध हिंदी लिखी जो खाए लिखा हुआ, ये मतलब उसके बारे में बताया गया है। तो इसको जो कहा जाता है काली खांसी कहा जाता है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति होती है, यह हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों में दैनिक क्रियाकलापों सहित धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है। तो ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह कथन जो था मैकाइवर तथा पेज का जो उन्होंने ये कथन दिया था कि जो है संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों साहित्य धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो ये जो कहा था मैकाइवर तथा पेज ने कहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड लोगों के पास। और
और इस जो अगर टेस्ट जो मतलब टेस्ट आप लोगों के टेस्ट में जो है जो मतलब कथन है, कथन काफ़ी होंगे एग्जाम में, क्योंकि कथनों से एक पूरा चैप्टर है जो मतलब जो कथन आधारित है, तो उससे कथन तो बनेंगे बने। तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे एक बार में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस साइंटिस्ट ने क्या कहा है। तो सबके कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करीब 5-6 क्वेश्चन तो कथन से आएंगे 100 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कथन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग ध्यान से पढ़िए। जैसे एक फिर से जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये भी कथन वाला ही है। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना था? तो ये किसने कहा था कि जो एक विवाह ही है इसको विवाह का आदि स्वरूप किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो मैकाइवर है, मैकाइवर ने ही जो कहा था विवाह जो कहा था कि विवाह का एक स्वरूप ही है, जो मतलब ये मैकाइवर ने कहा था। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में और भी देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो मैकाइवर थे, ये मैकाइवर जो थे ये प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्री थे मैकाइवर। और इन्होंने जो कहा था कि एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना गया है, ये इन्होंने कहा था। और इन्होंने माना था कि एक विवाह अर्थात एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह या एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह का स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ है। ये जो कहा था मैकाइवर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 34 है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो लागू किया गया 1929 में लागू किया गया था। 1929 में जब इसको लागू किया गया था उस टाइम पे जो इसमें जो शादी के लिए जो एज के प्रावधान थे वो ये थे कि लड़कियों के विवाह की आयु जो है 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु जो है 18 वर्ष तय की गई थी उस टाइम पे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बदलाव हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में अब जो लड़कियों की आयु के लिए जो एक्ट बनाया गया है कि लड़कियों की आयु जो है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। ये प्रेजेंट टाइम का जो है 2022 में अभी संशोधन किया गया था। तो इसमें जो कहा गया है कि लड़कियों की एज जो मिनिमम एज होनी चाहिए शादी की वो 21 साल होनी चाहिए। और बाकी ये जो 1929 के अनुसार जो है लड़कियों की 14 साल और लड़कों की 18 साल रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 जो है समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो समाज में दहेज प्रथा का जो कुप्रभाव देखा गया है, ये देखा गया है ऋणग्रस्तता। जो मतलब जो दहेज देने के लिए लोग ऋण लेते हैं, मतलब कर्जा लेते हैं, तो ये देखा गया है। तो ऋणग्रस्तता ये देखा गया है, ये जो है दहेज का कुप्रभाव देखा गया है समाज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित किसने दी थी? तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी थी ये अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। तो इसके बारे में देखते हैं जो सोशल लर्निंग थ्योरी, इसके बारे में देखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और ये जो थ्योरी है सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक अधिगम को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक अधिगम का आशय है कि बालक अपने परिवेश के साथ होने वाली अंतःक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का अर्जन करता है और इसमें उनके व्यक्तित्व का विकास तथा समय समय पर परिमार्जन होता है। तो ये जो है ये सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है। तो इसका जो 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है एक डैश में सहोदर या भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये विस्तृत परिवार या जो संयुक्त या जो विस्तृत परिवार को जो है संयुक्त परिवार का जो कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो होता है एक विस्तृत परिवार में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जो है निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण बनता है? तो हाथी पाँव जो है किसके कारण बनता है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। जो फाइलेरियस वर्म जो होता है इसके कारण जो है हाथी पाँव होता है। तो ये जो फाइलेरिया वर्म्स जो होता है इसकी वजह से जो हाथी पाँव होता है, और इस जो फाइलेरिया वर्म्स होता है इसको जो कहा जाता है बुचेरिया ब्रोंकाइटिस और इसको वेचुरिया मिलाई इसको कहा जाता है, जिसके कारण जो है हाथी पाँव होता है और मतलब हाथ जो पैर जो होता है फूल जाता है और ये पैर जो है हाथी के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा होता है। तो जीका वायरस किसके द्वारा होता है? तो जीका वायरस जो होता है ये मच्छर के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जीका वायरस जो होता है मच्छर के द्वारा होता है।
और जो जीका वायरस जो होता है ये जो होता है, ये जो एंडीज मच्छर होता है, एंडीज मच्छर के काटने की वजह से जो होता है जो जीका वायरस होता है। और जीका वायरस जो होता है ये गर्भावस्था के दौरान जो महिला को वायरस जो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस दौरान ये जीका वायरस जो है मच्छरों के द्वारा महिला के में प्रवेश करता है, जिससे जो है बच्चे का मस्तिष्क जो मानसिक विकास है वो अपूर्ण रह जाता है, और जिस वजह से जो है बच्चे को काफ़ी नुकसान होते हैं। तो ये जो होता है मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो जो काला आजार जो होता है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो अधोमुखी युग्मक विखंडन जो होता है इसके कारण जो होता है काला आजार होता है। और जो काला आजार या काला जार जो होता है ये लेशमेनियासिस का सबसे गंभीर रूप माना जाता है। लेशमेनियासिस डोनोवासी नामक परजीवी जो होता है इसके काटने की वजह से जो है काला आजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो देखते हैं। तो 41 क्वेश्चन है, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है डैश जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो क्विनीन जो प्राप्त होती है ये किसकी छाल से प्राप्त होती है? तो देखते हैं। तो ये जो पाई जाती है क्विनेन नाम का जो वृक्ष होते हैं उसकी छाल से जो है क्विनीन नाम की जो मलेरिया की दवा है वो पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 42 जो है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में जो है फोर्सिप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक रहता है? तो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में जो फोर्सिप्स डिलीवरी में जो खतरा रहता है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चेहरे की सूक्ष्म चोटें जो इसके द्वारा जो जो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के अलावा जो इससे जो फोर्सिप्स डिलीवरी की जाती है तो इसमें जो बच्चे की जो है चेहरे में छोटी छोटी चोट लगने की जो है खतरा देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 जो है, इनमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है? तो आसन्न प्रसव का जो संकेत है 43 का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। लाइटनिंग जो है आसन्न प्रसव का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां पर गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। तो ये क्या होता है इसके बारे में पूछा गया, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। ये जो होता है अपरिहार्य गर्भपात जो इसको कहा जाता है, अपरिहार्य गर्भपात इसको कहा जाता है। अपरिहार्य गर्भपात जो होता है इसको जो कहा जाता है इनवेटिबल अबॉर्शन गर्भपात का एक प्रकार है, जहाँ पर ऐसी स्थिति की प्रगति में परिवर्तन होता है जहाँ पर गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। जो गर्भावस्था है जो ये निरंतर नहीं रह पाता है, ये मतलब ये असंभव हो जाता है, जिससे यौन में रक्तस्राव और गर्भाशय ग्रीवा का पतला होना शामिल होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेमिनास का प्रभाव है। तो गर्भावस्था के दौरान जो पॉलीहाइड्रेमिनास का जो प्रभाव है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी इसके जो प्रभाव हैं, इसके प्रभाव जो होते हैं गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाना, ये इसका होता है। माल प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये भी इसका प्रभाव होता है। प्रसव के बाद रक्तस्राव, ये सारे जो हैं इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ये सभी। तो इसके बारे में और देखते हैं। तो पॉलीहाइड्रोमिनास या हाइड्रेमिनास वह असामान्य स्थिति होती है जिसमें भ्रूण के चारों ओर एमिनोस द्रव जो होता है कि अतिरिक्त मात्रा बढ़ जाती है जिससे जो भ्रूण के जो किडनी द्वारा एमिनोसिस द्रव का स्राव होता है, जिससे भ्रूण का जो फीटस का यूरिन जो है गर्भ के द्वारा तैरता रहता है और भ्रूण द्वारा इसे श्वसन क्रिया में अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ प्लासनेस क्या बताता है? तो ये जो प्लासनेस होता है ये क्या बताता है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा। ऑसिएंडल लक्षण जो है ये बताता है ऑसिएंडल लक्षण। तो गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सनेशन ऑसिएंडर का लक्षण बताता है कि गर्भावस्था का 8वां महीना बच्चा प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में होता है। इस महीने में बच्चे का शरीर पूरी तरह से बन चुका होता है, परंतु फेफड़े व मस्तिष्क का विकास जो होता है प्रगति पर होता है। तो 8वें महीने में बच्चे का जो फेफड़ा और जो ब्रेन होता है ये तेज़ी से डेवलप हो रहे होते हैं। तो इसका जो लक्षण होता है ऑसिएंडल लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किससे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? तो प्लेसेंटा क्या कार्य नहीं करता इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, ये कार्य नहीं करता है, बाकी सारे कार्य करता है। जो प्लेसेंटा इनमें से जो ये कार्य नहीं करता, बाकी सारे जो रक्त प्रवाह को मौजूद तत्वों का आदान प्रदान ये भी प्लेसेंटा कार्य करता है।
वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य करता है, ये भी प्लेसेंटा कार्य करता है। रोग जनकों का परिवहन जो है ये भी जो करता है। तो प्लेसेंटा जो कार्य नहीं करता है या भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाने के लिए ये कार्य नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पित्त ज्वर का टीका है, तो पित्त ज्वर का इसमें से टीका कौन सा है? तो पित्त ज्वर का जो टीका है इसका ऑप्शन बी कट हो जाएगा। 17 डी टीका जो है ये पित्त ज्वर का टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये थ्योरी जो दी गई ये फ्रॉयड के द्वारा दी गई। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये थ्योरी जो है फ्रॉयड के द्वारा दी गई है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है फ्रॉयड के द्वारा दी गई है। तो इसके बारे में देखते हैं। फ्रॉयड वियना के एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट व मनोचिकित्सक थे। फ्रॉयड के साइकोसेक्सुअल एनालिसिस एवं माइंड से संबंधित अनेक प्रकार की थ्योरी द्वारा मनोरोगियों का उपचार किया है। उनके अनुसार मानव जीवन में उनका अहम रोल होता है। यदि उन्हें पूरा ना किया जाए तो दमित इच्छाएं कुंठित होकर भांति भांति प्रकार के रोगों को जन्म देती हैं। ये जो है ये फ्रॉयड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है बच्चों में सत्रिकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? तो बच्चों में इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है तो बेसिकली इसमें बच्चे के विकास के बारे में पूछा गया है। तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र से परिधि की ओर जो बच्चों का विकास होता है, तो बच्चे का जो विकास होता है केंद्र से परिधि की ओर होता है। विकास के सिद्धांतों में अति महत्वपूर्ण सिद्धांत विकास की दिशा का सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत है। प्रत्येक बालक या व्यक्ति की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, फिर भी विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास 2 दिशाओं में होता है, वो क्रम निम्न है। इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से। तो विकास की जो 2 दिशाएं होती हैं, सिर से पैर की ओर जो होता है विकास होता है, और शरीर के मध्य से बाहर की ओर जो विकास होता है। 2 प्रकार का विकास होता है। तो इसमें जो पूछा गया है बच्चों में सत्रिकट दूरस्थ विकास का क्रम जो है ये जो होता है केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो इसका ऑप्शन सी कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो इसके बारे में पूछे, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। 13 से 17 वर्ष की आयु को जो है कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था की उम्र कहा जाता है। 13 से 17 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको जो है पूर्व किशोरावस्था की उम्र को जो कहा जाता है। जो बच्चे जो 13 से 17 वर्ष के होते हैं उनको पूर्व किशोरावस्था की उम्र में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो किस अवस्था में बच्चों में जो यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो पाया जाता है उत्तर बाल्यावस्था में जो है ये देखने को मिलता है। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है ये 6 से 12 साल पे देखने को मिलती है, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है। और ये जो अवस्था होती है विकास की दृष्टि से इस अवस्था का बड़ा महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 53 शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। तो ये जो शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का जो संबंध होता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न साधनों या संसाधनों द्वारा जो है शिशु पालन एवं सामाजिकरण का संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो जो शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध जो होता है विभिन्न प्रकार के साधनों एवं संसाधनों से होता है, जिसमें प्रमुख प्राकृतिक साधन या संस्थाएं होती हैं जैसे परिवार, खेल, समूह, भाषा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? तो नवजात शिशु में जो सबसे कम इंद्रियां जो विकसित होती हैं इसका ऑप्शन डी। नवजात शिशु जो होता है सूंघने में कमज़ोर होता है, बाकी उसके देखना, स्पर्श और सुनना ये सब कुछ होता है। बाकी नवजात शिशु जो है सूंघने में कम विकसित होता है। ये जो सूंघने की इंद्रियां जो है कम विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। शिशुओं की ग्राफ्सिंग, रूटिंग और या संकिंग को कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है इंडक्टिव रिफ्लेक्स इसको कहा जाता है। इंडक्टिव रिफ्लेक्स इसको कहा जाता है शिशुओं में। ग्राफ्सिंग, रूटिंग और सकिंग को इसको जो कहा जाता है इंडक्टिव रिफ्लेक्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं मस्तकोमुखी विकास का अर्थ डैश विकास से होता है। तो ये इसका जो संबंध होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है सिर से पैर की ओर ये विकास होता है। जो विकास मस्तकोमुखी विकास जो होता है ये सिर से पैर की ओर विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनने हैं, क्योंकि सारे लोग जो हैं चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। बेसिकली जिनका ग्रेजुएशन में एजुकेशन रहा होगा उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो इस पर अभी आप लोगों को फोकस देना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी। जो होम साइंस के होंगे उनको साइकोलॉजी ज़्यादा नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जो शिक्षा शास्त्र वाले होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। तो आपके में जो है कि ये कथन साइकोलॉजी के भी बहुत सारे आएंगे, और जो मनोवैज्ञानिकों ने जो कथन दिए हैं वो भी बहुत सारे आएंगे। तो जहाँ तक कथन है तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार और ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो कौन से अमीनो अम्ल की बच्चे को आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन सी कट हो जाएगा। वृद्धि के दौरान जो बच्चों को जो अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ये हिस्टाडिन जो अमीनो अम्ल होता है इसकी आवश्यकता होती है। हिस्टाडिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका प्रयोग प्रोटीन के जैव संश्लेषण में किया जाता है। इसमें जो शामिल जो होता है अल्फा अमीनो एसिड जो है ये जो मौजूद होता है हिस्टाडिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम से समृद्ध पनीर प्राप्त होता है, तो क्या डाला जाता है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो जो दूध से पनीर कैसे बनता है? तो इसमें जब सिट्रिक एसिड डाला जाता है तो दूध से पनीर प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो डी, जो चाय कोई जो है शुद्ध तरल आहार नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे फलों का रस, दाल का पानी, नींबू का पानी ये जो है शुद्ध तरल है, बाकी जो चाय जो है शुद्ध तरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिला है। तो इसमें देखना है कि इसमें ये जो कॉम्बिनेशन दिए हैं इनके बारे में देखना है किसमें जो है विटामिन सी का समृद्ध सोर्स है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। गोभी और संतरे में जो है ये इसमें जो है विटामिन सी ज़्यादा प्राप्त होता है। बाकी जो नींबू में विटामिन सी होता है, लेकिन यहाँ जो फूल गोभी है इसमें कम होता है। तो ये जो गोभी और जो संतरा है इसमें जो है विटामिन सी, ये जो है विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं। इसके बारे में और देखते हैं। फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण में मिलता है। फलों और सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण एवं सुरक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 जो है, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसके बारे में पूछा गया कि अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में जो सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना जो है ये इसका कोई जो अंकुरण के बारे में ये सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी इसके बारे में देखते हैं। अनाज और दालों के अंकुरण में दालों के पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1, B2, नियासिन तथा विटामिन सी आदि में वृद्धि हो जाती है तथा अंकुरण से कुछ विषाक्त तत्वों की मात्रा में काफ़ी कमी हो जाती है। अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा शर्करा में परिवर्तित हो जाती है और पकने में कम समय लगता है। अगर अंकुरण किसी चीज़ में अगर अंकुरण हो जाता है तो उसको पकाने में कम समय लगता है। तो ये सब इसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्याज काटते वक्त हमें किस कारण रोना आता है? तो ये जो रोना आता है ये जो सल्फर यौगिक जो प्याज में सल्फर यौगिक होता है जिसके कारण जो हमें रोना आता है, मतलब हमारी आंखों में आंसू आते हैं जिससे लगता है कि कोई रो रहा है। तो ये जो आंसू आते हैं ये सल्फर की वजह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 63 है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो क्या उसमें मिलाया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नींबू का रस जो है स्ट्रॉबेरी या चेरी या जैम को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी पैकिंग आपूर्ति जो पैकिंग का उदाहरण है इसके बारे में तो इसमें जो पूछा गया है जो पैकिंग जो है आपूर्तित पैकिंग का उदाहरण है, तो इसके बारे में देखना है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और सी जो है मतलब जो है जो टेट्रा पैक डिब्बा और जो सी जो है दूध की बोतल, ये जो हैं ये सभी जो है आपूर्तित पैकिंग का उदाहरण है। बाकी जो है वो इसके उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ए और सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 जो है, जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी की सांद्रता रखी जाती है। तो जैम और जेली को जो सुरक्षित रखने के लिए जो उसमें चीनी मिलाई जाती है इसके परसेंटेज पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो 65% चीनी इसमें मिलाई जाती है जिसके कारण ये सुरक्षित रहे, इसकी वजह से जो है उसमें 65% चीनी मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 66 जो है, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान क्या है?
देखते हैं यहाँ पे जो चिपकाना है ये चिपकाना नहीं होगा। यहाँ पे जो है दूध के पौष्टिरीकरण होता है, पॉस्चराइजेशन जो होता है, इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला टेम्परेचर और तापमान, जो टेम्परेचर और कितना टाइम होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो दूध के जो पॉस्चराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए ये 72 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और ये जो टेम्परेचर होता है उसका, ये 72 डिग्री टेम्परेचर जो होता है ये जो है 15-15 सेकंड के लिए ये जो टेम्परेचर रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो पॉस्चराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है 72 डिग्री टेम्परेचर जो है 15 सेकंड के लिए रखा जाता है। तो इस विधि को जो कहा जाता है दूध का पॉस्चराइजेशन कहा जाता है, जिसके द्वारा जो दूध खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 जो है, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो सकता है। तो जो शिशुओं में जो रोग हो सकता है इसके बारे में पूछा गया कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं जो है आयोडीन कम लेती हैं, इससे कौन सा बच्चे में रोग हो जाता है। तो ये जो हो सकता है क्रेटिनिज्म जो है, ये रोग होने की संभावना बच्चे में देखी जाती है, क्योंकि आयोडीन जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है, जिससे अगर जिन बच्चों की माताओं में गर्भकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं किया होता है, उन बच्चों में जो है क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। तो ये रोग हो जाता है, क्रेटिनिज्म जो रोग है ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो डैश बनता है। तो क्या बनता है जब कोई दो जो ऐसे विलेन जो मिल नहीं सकते हैं और उनको मिलाया जाता है तो क्या बनता है। तो इसमें जो मिलता है इसको इमल्सन कहा जाता है। इमल्सन इसको कहा जाता है। इमल्सन जो होता है जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो इसको इमल्सन कहा जाता है। तो देखते हैं इमल्सन जो होता है, इमल्सन क्या होता है। तो इमल्सन जो होता है, जैसे जो पानी में तो तेल मिलाया जाता है तो उसको भी इमल्सन कहा जाता है, या तेल में पानी मिलाया जाता है। तो ये जो है इमल्सन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। तो ये जो बच्चों में जो कल्पनात्मक खेलों का विकास कब होता है, तो ये जो होता है ये 6 वर्ष में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 6 वर्ष की आयु में देखने को मिलता है। बच्चों में कल्पनात्मक खेलों की प्रवृत्ति जो होती है 5 से 6 वर्ष की आयु में जो है चरम सीमा पर होती है, और धीरे धीरे वृद्धि के साथ साथ बच्चों में यथार्थ दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, और ये के कारण ये जो है धीरे धीरे इसकी प्रवृत्ति कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है। तो बच्चों में जो पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष जो नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो दोष नहीं है, धीरे धीरे बोलना, ये कोई भाषा संबंधी बोलने संबंधी दोष नहीं है। बाकी जो गलत उच्चारण, हकलाना या अस्पष्ट उच्चारण जो होता है ये जो है भाषा संबंधी दोष हैं। बाकी जो धीरे धीरे बोलना है ये कोई भाषा संबंधी दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में भी पूछा जाता है और ये इसमें भी मतलब आया हुआ है। तो 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिकतम शब्द जो होते हैं ये जो है 250 होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इस टाइम पे जो बच्चा भाषा बोलता है इसको जो कहा जाता है टेलीग्राफिक भाषा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। तो ये इसके बारे में पूछा गया है। सामाजिक व्यवहार जो है जन्म के समय शुरू होता है। तो ये इसके बारे में तो ये असत्य है। ये सामाजिक व्यवहार जो है जन्म के समय शुरू नहीं होता है। कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता है, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला ही होता है। जब वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर संयोजन की प्रक्रिया सीखता है तो इस सामाजिकरण की प्रक्रिया से बालक के सामाजिक विकास में वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन जो है बी है। बी जो है असत्य, जो बच्चे का जो सामाजिक जो व्यवहार होता है ये जन्म से शुरू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को आंतरिक की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है। तो इसके बारे में जननी सुरक्षा योजना में जो रुपये दिए जाते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी। औषधि की आपूर्ति जो है ये दृश्यमान लागत व्यय में शामिल है। तो ये जो है औषध की जो आपूर्ति है ये भी इसमें शामिल है। तो जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूत महिलाओं को आंतरिक की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से औषधि की आपूर्ति लागत व्यय शामिल है। तो ये भी शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है। तो बच्चों का जो टीकाकरण होता है ये आंगनबाड़ी केंद्र पर होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75,
बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह कौन सा है? तो बच्चे का जो आयु वर्ग जिसमें बच्चा सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो ये जो आयु वर्ग है ये बी है। जो बच्चा 2.5 साल से 3 साल का होता है तो बच्चा सोचने समझने की क्षमता विकसित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो डैश मांसपेशियों का आपसी समन्वय है, तो ये क्या है? क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय है, तो ये क्या है? तो इसका ऑप्शन जो 76 का है ऑप्शन ए, जो दो अर्थात दो अंगों मांसपेशियों का समन्वय होता है, तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बालक का अपने पालनकर्ता से के संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के, तो इसके बारे में पूछा गया, बालक अपने पालनकर्ता के संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है, तो बालक के, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बालक के संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास के लिए ये माना जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है, इसे कब तक किया जाना चाहिए? तो इसको कब तक किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है जन्म से 6 माह तक इसको करना इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम होता है, तो इनका जो वजन होता है जो 2 किलोग्राम से कम होता है, तो इनको जो कहा जाता है अपरिपक्व शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो गर्भ में जो है आहार, भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है ये प्लेसेंटा के द्वारा होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो भ्रूण जो होता है ये जो गर्भ में होता है, तो इसको जो ऑक्सीजन और जो भोजन मिलता है ये प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्भाकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है, तो गर्भाकालीन विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो द्वितीय अवस्था होती है ये भ्रूण अवस्था जो होती है ये गर्भाकालीन विकास की द्वितीय अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है? तो इसके बारे में पूछा गया है जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है ये कितने दिन का होता है? तो ये जो होता है 280 दिन होता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो 280 दिन दिया हुआ है इस अवधि को जो है 9 महीने भी कहा जाता है, तो ये अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जो है, अंडाणु परिपक्व होता है, तो ये कितने दिनों में परिपक्व होता है अंडाणु? तो अंडाणु जो परिपक्व होता है तो इसके बारे में पूछा गया, ये जो परिपक्व होता है ये 28 दिन में परिपक्व होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ के जीवाणु को जाने से रोकता है? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं के जाने को रोकता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। जो एरेडिएशन जो है, एरेडिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ में जीवाणुओं को जाने से रोकती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एरेडिएशन जो होता है ये जो है भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं को जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह है, तो ये जो दिखाता है उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है, इसके बारे में दिखाता है। बॉडी मास इंडेक्स जो है ये दिखाता है कि उसकी लंबाई व उसका वजन का सही अनुपात दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो जो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है ये जूल होती है। जूल जो है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, तो ये जो इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उक्त सभी, तो ये किस पे प्रभाव डालता है? ये जो प्रभाव डालता है प्रतिजैवी निर्माण पे डालता है, उत्तक अखंडता पे डालता है, फेगोसाइटिस क्रिया पे डालता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं? तो भोजन के गैर पोषणीय उनके बारे में बताना है, जिसके हमको एनर्जी प्राप्त नहीं होती उसके बारे में बताना है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है इनके द्वारा जो है हमको एनर्जी प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 जो है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, तो उसके बारे में बताना है। जो कौन सा भोजन है जो पोषणीय दृष्टिकोण से जो अपूर्ण है उसके बारे में बताना है, तो इसका ऑप्शन जो है 89 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो स्पष्ट द्रव भोजन जो होता है ये पोषण की स्तर से जो होता है या अपूर्ण माना जाता है। जो मतलब लिक्विड फॉर्म में जो भोजन होता है वो पोषण उसमें पर्याप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप का जो भोजन होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई या पानी हो गया, तो ये जो स्पष्ट द्रव होते हैं, तो इससे कोई हमको जो पूरी पोषण नहीं प्राप्त होता है, पानी से कोई हमको पोषण नहीं प्राप्त होता है, बस डिहाइड्रेशन जो है बॉडी का वो दूर रहता है, तो जो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो कौन सा पोषक तत्व जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मौजूद होता है? तो ये जो मौजूद होता है इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा, पानी। पानी जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो मौजूद होता है पानी। और जो पानी हमारे शरीर में होता है, पानी जो है हमारे शरीर में जो है करीब 70% भाग जो है पानी के द्वारा बना हुआ है। तो हमारे शरीर में करीब 70% भाग जो है पानी है। तो जो हमारा शरीर जो पानी से बना हुआ है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 91, मैग्नीशियम डैश हेतु महत्वपूर्ण है? तो मैग्नीशियम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है हड्डी बनने के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम जो है हड्डी बनने के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और ये जो है कैल्शियम फास्फोरस की भांति जो है मैग्नीशियम भी हमारे शरीर की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। तो ये जो मैग्नीशियम है ये हड्डी बनने के लिए हमारे शरीर में के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है 92 जो है, निम्न में से कौन सा रोडोट्रिप्सिन का घटक है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये रोडोट्रिप्सिन का जो घटक है, ऑप्शन ए विटामिन ए जो है ये इसका घटक है। रोडोट्रिप्सिन का घटक विटामिन ए है। हमारे शरीर में विटामिन ए की ज़रूरत रोडोप्सिन के निर्माण के लिए लगातार होती है। रोडोप्सिन जो होता है ये आँखों के लिए ऐसा प्रोटीन होता है जिससे रेटिना के रिसेप्टर जो है रोशनी को समाहित करने की शक्ति आती है। और ऐसे में लोग जिनके भोजन में अपर्याप्त मात्रा में विटामिन ए शामिल होता है उनको जो रात में देखने की क्षमता वो खो देते हैं, जिसको जो कहा जाता है रतौंधी कहा जाता है। तो इससे बचने के लिए जो है विटामिन ए की खुराक या विटामिन ए के परिपूर्ण जो फल होते हैं उनको लेने की सलाह दी जाती है। तो रोडोट्रिप्सिन जो है ये एक प्रकार की आँख की बीमारी है और जिसके लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 जो है, खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक कौन सा है? तो खाद्य पदार्थ में जो पाया जाने वाले इमल्सी कारक जो होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है लेसिथिन जो होता है ये इमल्सी कारक होता है। देखते हैं इमल्सी कारक क्या होता है। खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी या पायसीकरण एजेंट जो होता है ये लिथेसिस होता है। लिथेसिस एक फास्फोलिपिड होता है और एक पीले भूरे रंग का वसा युक्त पदार्थ होता है जिससे ग्लिसरॉल या 2 फैटी एसिड मौजूद होते हैं। और यह अंडा या सोया इसमें ये उपस्थित होता है। जो ये इमल्सी कारक जो होता है ये लेसिथिस जो होता है ये अंडा और सोयाबीन में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो है, शरीर में ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज जो होता है ये ग्लूकोज जो स्टोर होता है कैसे स्टोर होता है? तो इसके बारे में पूछा गया। तो जो हमारे जो शरीर में जो ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो प्रोटीन जो होता है प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है ये 16% जो होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परामर्श का अर्थ होता है। तो परामर्श का क्या अर्थ होता है? परामर्श का अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श लेना, ये इसका परामर्श का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 जो क्वेश्चन है परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमें परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसकी जो आवश्यकता पड़ती है, प्रार्थी या व्यक्ति को अपनी समस्या को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण का विकास करना जो है इसके लिए जो हमें परामर्श की आवश्यकता होती है। तो 97 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परामर्श में परामर्शकर्ता व परामर्शदाता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो बेसिकली जब हम किसी से कंसल्टेंस करते हैं या मतलब कोई एडवाइस लेते हैं तो इसके बीच में मतलब जो एडवाइस लेता है या जो एडवाइस देता है तो इसके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए इसके बारे में पूछा गया। तो जो संबंध होना चाहिए ये मैत्रीपूर्ण संबंध दोनों के बीच में होगा, तभी तो कोई एडवाइस हमको सही दे पाएगा। जब अगर हमारे बीच में किसी दो लोगों के बीच में कोई मैत्रीपूर्ण संबंध है ही नहीं तो कोई हमको क्यों कोई एडवाइस अच्छी देगा? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना बढ़ाने के लिए यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यूनिसेफ को कब शांति के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ को जो 1965 में जो है शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये यूनिसेफ जो है और जो यहाँ पे जो यूनिसेफ दिया हुआ यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर जो है ये इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर
1946 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। तो इसको जो जो फ्रेंडली रिलेशन बढ़ाने के लिए जो इसको जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था ये 1965 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म का प्रतिशत कितना है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि जो वर्ल्ड में जो मतलब जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या इंस्टीट्यूशनल जो स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में जो विश्व कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म की प्रतिशतता पूछी गई है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। करीब 82% जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 82। तो वर्तमान में कुल 82% बच्चों का जन्म जो होता है कुशल एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के वीडियो में जो हमारा जो पहला टेस्ट था, इस टेस्ट में कुछ 100 क्वेश्चन थे ये आज की वीडियो में। तो फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और वीडियो को अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो इसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और फ्रेंड अगर आप लोग यूपी पेट की तैयारी करते हैं तो पेट के भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।